check, hello, hello, check, hello, check, hello, check, hello. माननीय राज्यपाल महोदय के आने पर राष्ट्रगान होगा। आप सभी से गुजारिश कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे और कार्यक्रम के अंत में पुनः एक बार राष्ट्रगान होगा, जिसके लिए आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का। और वो पल जिनका हमें इंतज़ार था, आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्य अतिथि
राज्यपाल पंजाब प्रशासक यूटी चंडीगढ़, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आपका आना मतलब बड़ी बात। साथ ही स्वागत है मंच पे श्री बाला मुरुगन जी का, श्री मलविंदर सिंह जी का, आर्किटेक्ट नमिता सिंह जी का, आर्किटेक्ट हबीब खान जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन पे आप सभी से सादर आग्रह है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर सावधान खड़े हों। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। शिवालक की तलहटी में बिछे पत्थरों को किसी की सोच, किसी की छुअन, किसी की नज़र, किसी के हाथों ने जब तराशा होगा, हर पत्थर से एक शक्ल, एक आशियाना, एक मुजस्सम को गढ़ा होगा। खामोशी जो पसरी थी इस इलाके के जर्रे जर्रे में, किसने सोचा था कि कह कहों का यहाँ डेरा होगा। आज खुशबू भी है, हवा भी, पानी भी है, पत्थरों के इस शहर में अब रवानी भी है। आज इस शहर की सबसे जुदा, सबसे अनूठी अपनी एक कहानी भी है, जिसे किसी कहानीकार ने नहीं बल्कि शिल्पकार, वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स ने गढ़ा। उनकी सोच की खूबसूरती की दाद आज सारा विश्व देता है। साफ, सुंदर, सलीके से बना शहर आज ब्यूटीफुल स्मार्ट सिटी के नाम से विश्व भर में विख्यात हो रहा है। नवनिर्माण और पुरातन का ऐसा अद्भुत मेल, जीव, सजीव, निर्जीव तीनों में बसी इस शहर की आत्मा, इसी आत्मा का सम्मान करने वाले आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पुडुचेरी से खास मेहमान जो यहाँ आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इससे पहले कि आयोजन की ओर बढ़ें, गुजारिश माननीय राज्यपाल महोदय एवं मंचासीन गणमान्य अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलन की पारंपरिक रस्म को निभाएं। आप सभी से सादर निवेदन कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आप आगे आएं। दीप प्रज्वलन हमारी पारंपरिक रस्म जो हर आयोजन से पहले, हर शुभ कार्य से पहले हम क्या करते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, आयोजन की सफलता के लिए, आयोजन के आगे तक जाने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और लक्ष्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर का आशीर्वाद अपेक्षित है। और इसी आकांक्षा के साथ ये दीप रोशन किया जाता है ताकि इसकी रोशनी जगमगाती रहे इस आयोजन की आभा को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद सर। तराशिए खुद को इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। लेकिन आज जिन्हें निमंत्रण दे रहे हैं वो तो सोच और समझ के वो जादूगर हैं जो पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं, निर्जीव को सजीव कर मूक वाणी दे देते हैं और अपनी प्रतिभा के धनी और कर्तव्य में अग्रणी
आर्किटेक्ट हबीब खान जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं COA के, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि विधिवत रूप से माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी मेहमानों का स्वागत करें। नमस्कार। पंजाब राज्य के माननीय राज्यपाल व प्रशासक चंडीगढ़ आदरणीय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री बाला मुरुगन जी, वास्तुकला परिषद के उपाध्यक्ष सपना जी, वास्तुकला परिषद के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री विजय उप्पल जी, मंच के समक्ष विराजमान सभी महानुभाव, वास्तुकला समुदाय के समस्त सदस्यगण, वास्तुकला परिषद के पदाधिकारी, सदस्य, सम्माननीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों, वास्तुकला परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूं। हम माननीय राज्यपाल जी के अति आभारी हैं कि आज उन्होंने हमारे बीच यहाँ पधार कर हमारा मान बढ़ाया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं उनका हृदय से धन्यवाद व स्वागत करता हूँ। मैं उनके प्रमुख सचिव श्री बाला मुरुगन जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तुकला परिषद एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित हुई है। वास्तुविद अधिनियम का मूल उद्देश्य देश में वास्तुकला संस्थानों से मान्यता प्रदान करने के मानक तथा वास्तुविद व्यावसायिक आचार के मानक तय तथा लागू करने के लिए हुआ है। पूरे भारत में वास्तुविदों का पंजीकरण केवल वास्तुकला परिषद ही करती है तथा वास्तुविदों के कदाचार पर कार्यवाही भी करना परिषद की जिम्मेदारी है। परिषद इसके अतिरिक्त वास्तुकला पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए नाटा परीक्षा, विद्यार्थियों, शिक्षकों और वास्तुविदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, वास्तुविदों की डायरेक्टरी, हैंडबुक, पत्रिका तथा वास्तुकला के जर्नल भी प्रकाशित कर रही है। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता भी रखी जाती है। परिषद सरकारी विभागों में वास्तुविदों की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी करता है। हाल ही में हमने राष्ट्रीय महामार्ग राज्य मार्ग मंत्रालय NHAI के लिए बस स्टॉप डिजाइन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी में जब सब कार्यालय व सार्वजनिक स्थान सरकार के आदेश से बंद थे, हमने ऑनलाइन बैठकें करके वास्तुकला व्यवसाय के मैनुअल को तैयार किया। इसके लिए हर शनिवार 7 सदस्य समिति के अलावा परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। लगभग 75 बैठकों व अन्य समीक्षा बैठकों में मैनुअल की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। मैनुअल का उद्देश्य वास्तुविदों के चयन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ साथ एक भवन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के चयन में सहायता करना भी है। हमने इस परियोजना आधारित सांकेतिक परामर्श शुल्क, स्केल ऑफ चार्जेस तथा वास्तुविद द्वारा एक परियोजना के लिए जो सेवाएं दी जाएंगी, उनका संपूर्ण विवरण भी दिया है। इस मैनुअल को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय रीतियों का भी ध्यान रखा गया है। ये मैनुअल वास्तुकला व्यवसाय और भवन निर्माण में वास्तुविदों की भूमिका पर एक संपूर्ण ग्रंथ है। ये मैनुअल आम आदमी के लिए भी अत्यंत आवश्यक तथा लाभकारी होगा। परिषद ने सार्वजनिक सेवाओं में वास्तुविदों की भूमिका, रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स इन पब्लिक सर्विस, पर भी दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि सार्वजनिक भवनों के निर्माण में वास्तुविदों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय की जा सकें और कार्यभार के अनुसार उचित वास्तुविद संवर्ग बनाया जाए। इससे भवनों के निर्माण में जनता के पैसे का भी समुचित उपयोग संभव हो सकेगा। मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस तथा सार्वजनिक सेवाओं में वास्तुविदों की भूमिका दिशा निर्देश को विस्तार से श्री कपिल सेठिया जी आपके समक्ष कुछ क्षण में प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि वे इन मानकों को जनहित में लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आदेशित करें। परिषद ने इस स्वर्ण जयंती वर्ष में वास्तुकला व्यवसाय के मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस का उपहार वास्तुविद समुदाय को दिया है। हम आगे भी वास्तुविद व्यवसाय और जनहित की भलाई में उत्कृष्ट प्रयास करते रहेंगे ताकि भारतीय वास्तुविद
अपनी सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करते रहें। मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल पंजाब राज्य व प्रशासक चंडीगढ़ आदरणीय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी तथा आप सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद देता हूँ और एक बार पुनः अभिनंदन, अभिवादन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया सर। रोल ऑफ आर्किटेक्चर्स इन पब्लिक सर्विसेज, ये विषय है उस प्रेजेंटेशन का जिसको अब मंच पे प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूँ श्री कपिल सेतिया जी से, चीफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़, कि वे आएँ और इस मैनुअल की विस्तृत जानकारी हमारे समक्ष रखें। Good evening, everyone. On behalf of the Council of Architecture, I welcome each one of you here and especially thank Honorable Administrator UT and Governor of Punjab, Sarv Shri Banwari Lal Purohit ji, dignitaries on the dais and off the dais. I'll just give you the brief overview of a very detailed manual which has been produced by more than 11 eminent professionals who have given their entire career in practicing all across the country. These professionals were from the diverse backgrounds with their experience of more than 2 centuries, cumulative experience of more than 2 centuries of practice, which would give us architects a new perspective in how to handle architectural practice. This manual is in form of 5 volumes and they are all sequential. I'll just give the outline of how the manual was conceived. Initially we had the Architects Act 1972 enacted by the Act of Parliament, which made the regulation of architectural profession mandatory. Then we had the 1989 Architects Professional Conduct Regulations 1989, which was just a very brief description of the engagement of architects and the scale of charges to be prescribed. But the present manual of architectural practice is bringing the entire context to the present technologies and the ways of the market. Broadly, the volume 1 will explain the purpose, how the profession has been evolved, the idea, the kind of firms which are engaged in it, and the detail. The Architects Act 1972 has been also regulated there. It also tells the professional ethics and code of conduct which needs to be followed. I'll elaborate on that in the next slide. The options or the carriers in and around in the architecture, which I think new generation needs to know, because that's a new perspective. It's a very evolving market. And the architects in private practice, the notes and study state of the professional practice. This manual broadly outlines that, as I said, the ethics. This is very important because to keep faith between the client and the architect, I think the market needs to really understand these perspectives very clearly. Unless until we build that trust between the client and the architect, the market is not going to help us evolve very professionally. So in terms, I think these 3 principles of uprightness, proficiency and kinship need to be really imbibed very well between the professionals. Architects are obligated to conduct their professional affairs to the highest standards of uprightness and honorability, and to uphold, improve, safeguard the dignity, standing and reputation of the architectural profession. The Council of Architecture is really going to keep these manual guidelines now in mind when they take the disciplinary action committee, going to take disciplinary action solutions in mind, and that will surely bring in trust. I think most of the governments in terms of bringing ease of doing business is giving a lot of responsibilities to the architects. That can only be welcomed and accepted by the society if we show these values of uprightness, proficiency and kinship, so that the professional conduct of these architects shows results in the market. The volume 2 broadly gives the idea now how to hire an architect. For the common public, it's a very difficult question, especially the public sector. There are a lot of different aspects which are coming in the perspective now, and
in terms of improving the delivery of services, models like EPC, e-tender or EOI are being floated, which is changing the context of engagement of architect services. So this manual clearly elaborates what are the methodologies available for different scale of projects. It also helps the clients to discover, gauge, compare, and finally settle the most appropriate architect as per the scale of the project. It also gives ready-made templates for conducting various formats of competitions, the open competition, invited limited competitions, and two-stage open competitions. This is the broad framework of the four types. As I said, clients have to choose between the four options which have been given in the manual. It gives the option of interviewing the selected architects, either floating an expression of interest, a request for proposal, or a competition depending on the scale of projects. And the manual clearly elaborates in a detailed matrix what is recommended for which category of engagement of architects. This is the matrix. It really shows that what are the recommended projects, which tells, I think it's not very readable, but it gives all the aspects, the pros and cons of each category of selection methodology, including the RFP in which the design has to be given or which has to be given without the design. And that will surely decide where and how we get the best architect for different kind of projects. The competition methodology has also been elaborated, and there was already a process in the earlier manual, but that has been elaborated with the present context, and which will give you a much better context of how to deal with projects of different scale, complexity, and time frames. This is just a matrix of how competition has to be done. It gives point-wise detailed methodology of what are the responsibilities and guidelines of the client, of the architect, and the organizers to hold a competition, and which will surely give us new context of holding competitions along with QCBS. The Department of Expenditure and Ministry of Finance does not allow us to do a fixed project situations. Ministry wants some appropriate design format. So in this competition, we have included the process of QCBS even after the competition, which will give a balanced view of both the organizers as well as the architects. That is the accepted norm, and I think that will be more accepted by the market than what we used to do, which was only the architect's perspective in the first manual. Now we have kept the promoter's context also in the manual, so that it is accepted by the governments and the architects as well. The third volume defines on the guidelines for architectural contracts. This will be a very handy volume for the practicing architects, especially the young architects who get into the field. So this gives the definition and description of various types of contracts on the scales and complexity of the projects, whether they have to be standard, concise, or comprehensive. So these will also depend on this kind of projects we need to handle. It also gives exhibits for LOA, various draft contracts based on the cost, area, and detailed responsibility matrix of each type of contracts. As I said, there are three types of contracts which we have said. The concise contract is for very small projects, residential projects which are do not need very elaborate contracts. Then standard contracts which will be a little more elaborate, and then comprehensive contracts for very large and complex projects. This is the matrix which you can understand. The brown ones are the issues which we have handled in composition of the agreement contracts for the concise agreement, and brown plus green is what is the standard agreement, while for a very complex project we need to look at these 42 issues very clearly so that there are no legal angles when the final contract gets executed. This will be a very handy book for, especially for the governments as well as for the practicing consultants, to meet the objectives of timelines which these crucial projects need to be handled on. This is the broad matrix of the types of consultants and consultancy contracts which complex projects need to handle. There are projects which need just 2-3 consultants, to projects which need 31 consultants to complete a very complex project like a township or complex. So all these have been elaborated in detail because the consultants have been dealing with all these scales of projects all their time. It will be a very handy book.
So each one of us must have this as kind of encyclopedia for our practice, especially the younger architects will gain a lot of benefits out of it, and it should be imbibed in the architectural education so that these become the professional practice volumes for the architects. This is some of the exhibits which have been listed down. It gives even the letters of appointment, the concise consultancy agreements, the back-to-back agreement with structural sub-consultants and other consultants. While the volume 4 talks about the fees, I think this is the most contentious issue which we found when we went to the outreach with various architects and found that this is the major challenge with all the governments as well as the architects. Nobody is really ready to give what the earlier guidelines of the council was saying. So now we have not remained to what was only a percentage based method of fees. Now we have accepted what the market is already doing and come up with the 4 methodologies of percentage, lump sum, unit area and man-hour basis. So either of these methodologies will be accepted by the clients as well as the architects, and it will give us a better chance to contribute for getting architects hired in all scales of projects. Now since the number of architects are increasing, I think our outreach should be even in projects which are going into the peri-urban or rural scale projects, and there should be a matrix to get design involved in there, because if we give them good infrastructure even at the rural stages, then the migration will also reduce and people will have good quality of infrastructure even in rural areas. The scale of fees has been elaborated. I think this matrix only shows that if we invest even 1% in planning and design, it surely gives us much better time savings in cost overruns of the projects and does not lead us to any legal hassles which the government gets into in many of their projects, and that really escalates the whole project in their cost overruns, which will be taken care of if we really plan these projects very well. The method of how to calculate the fees has been given in a matrix to the architects. They have been given what are the direct costs, what are the indirect costs, what are the kind of overheads they must look at, fees for supplementary services, fees for additional services, and fees for appointment specialist consultants. All these things must be kept in mind when the architects quote, so that they are really able to deliver their services in a very professional manner. I don't think so doing a cost cutting at this point will really lead to a very good outcome in terms of what the final project gets you to. And that will lead to bad client professional relationship, and the confidence between the market is not going to grow in the right direction. These additional services we found was the experience of the council from various documents which they traced in the disciplinary committee meetings, and they found that whenever the scope of work is changed, the client wants the project to be done in the same fees, while there are many man-hour overruns. So that is a very major contentious issue which has been taken care of. All this has been matrixed. Earlier the typology of buildings was very generic. Now the projects has been come into detailed land use and building typologies, and each type has been very clearly explained. So this will help us get into the right format of quoting our rates, and the government accepting these rates if this gets notified by the ministry. So as we see, the exact man-hour calculations has been done, and percentages have been given depending on the category, complexity and scale of the project. So all these scale charges will be ready reckoned for all of us to get a feel of what we can expect from the various projects and how we can make sure that the projects become viable for both sides. And in the last volume, they basically tells you about how to manage the practice. This is a very generic skill upgradation process, which even gives ideas of how to, what are the options, what are the types of firms which are available. Let us say the business models for architectural firms have also been explained. There are efficiency-based firms, there are experience-based firms, and expertise-based firms. So these matrices are very well elaborated. I don't think so I have the time to explain, but if you get into the manual, you will surely understand the various pros and cons of why we should get into different models, and how we can upscale our practices in terms of what is needed in. So it is for every category of consultant who has to get that. It even tells that what volume of work will need what kind of man-hour.
Manpowers have also been elaborated on the best practices around the world. The manual was created by studying manuals all across the world, from RIBA, from USA, Canada, Malaysia, Singapore, Australia. So all those manuals were studied, and what are the best international practices have been studied in terms of understanding how do we give input so that we get good professional outcomes to our projects, and that will surely bring in better built environment in the society. This, even the invoice methodologies and how to give submission drawings, all this has been elaborated, which is all part of the earlier documents as well. This is the broad outcome of, as I was explaining, there are professionals from all across the country. We have our manual members who are giving more than 70 of their weekends and all their life's experience in terms of what they face during their practices, and this will surely help the younger practices, the middle level practices to really upscale their schemes and come to processes where will lead to less legal tangles. I'll take 1-2 more minutes to explain what is the role of architects in the public service. As I said, government is the largest investor in infrastructure sector, and architects play an important role in public buildings. These are the broad activities besides the administrative and the regulatory, the design, planning, supervision, advice, completion, occupation processes, and of course maintenance. Here, the CPWD had done a study in terms of what are the PWD codes aspiring, and they had done an idle workload for an architectural department. Dependent on that, an individual architectural unit and the composition was suggested, and that's what should be adapted to give better outcomes in terms of services. The distribution of work, of course, has to be based on the typology, the work, and the scale. This is the broad composition which CPWD is accepting, and the volumes. They have done a detailed analysis under the what is called the staff inspection unit under the Ministry of Expenditure in terms of what are the outcomes required for public projects. And some of the other cadre restructuring suggestions which have come from the committee is that the central architectural services for the architects' pools may be constituted at the state level and not in the individual department level for optimum utilization of the technical manpower. There should be ideal ratios and cadre structure as was suggested above. The architectural services should be led by technical officers and should be more oriented in terms of outcomes as has been done in private consultancies. There should be symbiotic coordination between architectural offices and educational institutions for better bonding between theory and practice. And independent design responsibilities should be given at various levels. There should be, of course, proper work environment, better mechanism for documentation standardization, adoption of local vernacular technologies, and R&D should surely be imbibed. That will be very important in terms of what large public projects need to do. That's what I'll just say, that alone we can do so little, but together we can do so much. That's what is Helen Keller's thing, and if we all work together for the better outcomes, we'll have better built environments. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैनुअल की विस्तृत जानकारी के बाद अब आग्रह है माननीय मुख्य अतिथि से कि वे अपने शुभ हाथों से इस मैनुअल का विमोचन करें। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से भी हमारी गुजारिश है। इनके अतिरिक्त मेरी गुजारिश आर्किटेक्ट वैद्यनाथन जी, जो कि चीफ आर्किटेक्ट पुडुचेरी हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कृपया आप भी मंच पे आएँ। आर्किटेक्ट नंदलाल चंदेल जी, जो कि चीफ आर्किटेक्ट हैं HP के, सर आपसे भी गुजारिश, कृपया आप भी मंच पे आए। आज आप सभी के समक्ष इस मैनुअल को विमोचित किया जा रहा है। सच में इतनी विस्तृत जानकारी इसमें संग्रहित है, मानो एक ग्रंथ अपनी तरह का जो इससे पहले रचा नहीं गया। बहुत ही खूबसूरत प्रयास और विविध जानकारी से परिपूर्ण ये मैनुअल, इसके प्रति आपकी निष्ठा बनी रहे और ये आने वाले भविष्य में नवोदित आर्किटेक्ट्स की मदद करे, जनता के हित में रहे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय। और अब समय है मुख्य अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों के सम्मान का। मेरी सादर गुजारिश सर्वप्रथम आर्किटेक्ट हबीब खान जी से कि वे
माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान करें, उन्हें मोमेंटो भेंट करें और उन्हें एक शॉल भेंट करें। ये सम्मान के क्षण हैं, आपकी तालियां अगर इनके साथ और जुड़ जाएंगी तो अवश्य ही ये पल यादगार हो जाएंगे, सदैव याद रहेंगे ये पल। आर्किटेक्ट सपना जी से मेरी गुजारिश है कि वे श्री बालामुरुगन जी का सम्मान करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आर्किटेक्ट मनमोहन खन्ना जी से मेरी गुजारिश है कि वे आर्किटेक्ट वैद्यनाथन जी, जो कि इसी मेंबर भी हैं, उनका स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। सर, आपसे आग्रह, कृपया आप मंच पे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आर्किटेक्ट नमिता सिंह जी से गुजारिश है कि वे आर्किटेक्ट नंदलाल चंदेल जी का भी सम्मान करें। मैम, आपसे गुजारिश है कि आप चीफ आर्किटेक्ट श्री नंदलाल चंदेल जी का सम्मान करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आर्किटेक्ट एसएल कौशल जी से गुजारिश है कि वे आर्किटेक्ट विजय उपल जी का सम्मान करें, उनका अभिवादन करें। आर्किटेक्ट एसएल कौशल जी से निवेदन कि वे आर्किटेक्ट विजय उपल जी का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्किटेक्ट सुमित कौर जी से गुजारिश है कि वे आएं और आर्किटेक्ट मनमोहन खन्ना जी का सम्मान करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। सुमित कौर जी से गुजारिश कि वो मनमोहन खन्ना जी का सम्मान करें। आर्किटेक्ट हबीब खान जी से मैं पुनः गुजारिश करती हूँ कि सीनियर आर्किटेक्ट श्री एसडी शर्मा जी, जिनको आज हम सम्मानित करना चाह रहे थे, वे शायद पहुँचे नहीं हैं। उनके सुपुत्र यहाँ विराजमान हैं, श्री संगीत शर्मा जी आ गए हैं। बहुत बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि एक ऐसे लिविंग लेजेंड आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज 92 इयर्स की अपनी इस एज में भी फुली एक्टिव हैं और ली कार्बूजियर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शायद अपने आप में एक अकेले ऐसे अभिभावक हैं, हमारे गणमान्य अतिथि हैं। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको अच्छी सेहत के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए। मैं हबीब खान जी से गुजारिश करती हूँ कि सर का अभिनंदन करें, उन्हें मोमेंटो भेंट करें। ये बड़प्पन है हमारे माननीय मुख्य अतिथि का भी कि वे जानते हैं सम्मान किसका और कैसे होना चाहिए। बड़ी बात है सर, हमेशा ही आप अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट होते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं सर। इसी तरह आप आने वाली जनरेशन का भी मार्गदर्शन करते रहें। ईश्वर आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्किटेक्ट जीत के गुप्ता जी से गुजारिश है कि वे आर्किटेक्ट एसडी सिंह जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन करें। आर्किटेक्ट जीत के गुप्ता जी से गुजारिश कि वे आर्किटेक्ट एसडी सिंह जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आर्किटेक्ट सोहन लाल जी से गुजारिश है कि वे मिस्टर दीपक एंड मिस्टर शंकर दोनों का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें।
आर्किटेक्ट सोहन लाल जी से मेरी गुजारिश कि वे मिस्टर दीपक एंड मिस्टर शंकर, आप दोनों को सम्मिलित रूप से ये स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोटि कोटि शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं और जो ना समझे हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। सौभाग्य हमारा है कि एक पारखी नज़र और तराशने का हुनर है हमारे खैर ख्वाह में। इसका एक खूबसूरत उदाहरण अभी हमने मंच पे भी देखा। सलामत रहें वे और उनकी नज़र भी कि वो जानते हैं कि कब किसको कितना सम्मान देना है और किस प्रकार देना है। ऐसा खूबसूरत उदाहरण हमारे सामने जब आ जाता है तो हम सिर्फ इतना ही कह उठ सकते हैं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। हम उनसे सादर निवेदन करते हैं कि सर, आज भी आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। कृपया आप हम सभी को संबोधित करें। माननीय राज्यपाल पंजाब, प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। Sri Habib Khan ji, President Council of Architecture, Sri Bal Murugan ji, Principal Secretary of Governor, A.R. Sapna ji, Vice President, Council of Architecture and Chief Architect Punjab, Herr Vijay Uppal ji, former Vice President, Council of Architecture and former Chief Architect, हिमाचल प्रदेश। उपस्थित परिषद के सभी पदाधिकारीगण, शहर के, पंजाब के और भारत के अन्य प्रांतों से आए हुए सभी विद्वजन, इनवाइटेड गेस्ट्स, कुछ छात्रवृंद, मित्रों, सर्वप्रथम वास्तुकला परिषद का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो वास्तुकला व्यवसाय का मैनुअल है, लेटेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी कि आज राष्ट्र के लिए जरूरत है। खाली आर्किटेक्चर, वास्तु विज्ञों के लिए नहीं, तो राष्ट्र के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वास्तुकला के क्षेत्र में भारत का यदि गौरवशाली इतिहास यदि देखो, मैनुअल 4 पार्ट में बना है। 4 पार्ट बहुत होते हैं, जिसका विमोचन हुआ हमने किया, और ये अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। मेरे 2 पर्पज आज सर्व हो गए। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैनुअल है, ये ऐतिहासिक दिन है, वो है। दूसरा, आप लोगों के सबके दर्शन का सौभाग्य मिला है एक साथ। इंडिविजुअल कुछ लोगों से मिला हूं, सबसे मिलने का अवसर एक सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। ये मैनुअल ने एक फर्क है, जैसा कि मैं कह रहा था, हमारा यदि मैं लूं गौरवशाली इतिहास वास्तुकला का, मोहनजोदाड़ो से सिंधु घाटी की सभ्यता से हम कहाँ पहुंच गए अभी। चंडीगढ़ का निर्माण,
नई दिल्ली का निर्माण, वहां से लेके कितना ट्रेवल किया होगा हमने, इस पीरियड में क्या क्या नहीं बने हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता अल्टीमेट नहीं है, वो उत्कर्ष था हमारे भारत का उस समय। तो इसका मतलब है कि उसके पहले भी 1000 वर्षों की तपस्या रही होगी, तब वहां पर पहुंचे और वहां से आज तक हम यहां पर आए हैं। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ बनाया, रायगढ़ का किला देखने लायक है, वास्तुकला का नमूना है। कुछ नहीं, घोड़े पर जा रहे थे, पहाड़ देखा, ये पहाड़ व्हाट ए वंडरफुल, बहुत स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पर एक किला शानदार बन सकता है, किला बना दिया, किला बन गया। सिंधुदुर्ग, छोटा सा आइलैंड देखा, देखते देखते नजर पड़ी, समुद्र के रास्ते से यदि देश की रक्षा करना है, यहाँ के प्रांत की रक्षा, ये बहुत ही आइडल प्लेस है, वहां पर सिंधुदुर्ग बना दिया। चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप ने नहीं, महाराणा प्रताप के पूर्वजों ने बनाया चित्तौड़गढ़, क्या नमूना है वास्तु। ताजमहल का आज भी मुकाबला नहीं है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ, लौह स्तंभ का बराबरी है, आज भी मिस्ट्री है। उस जमाने में इतना बड़ा लौह स्तंभ कैसे बना होगा, कैसे कास्टिंग हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वी डोंट नो, आज भी इंटैक्ट है हजारों वर्षों के बाद में। क्या गौरवशाली इतिहास है हमारा। मंदिरों को देखो, यदि किले यदि देखा जाए, जयपुर का नाहरगढ़ का किला देखिए, देखने लायक है, एक से एक। माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल देखो, देखते रह जाओगे, कितनी चीजें हैं मंदिरों में उस जमाने में। रामेश्वरम से शुरू करिए ना, रामेश्वरम आप लोग गए होंगे, वंडरफुल, वो जमाने का हजारों वर्षों का, हजारों वर्षों का आर्किटेक्चर, कितना समृद्ध हमारा भारत है रहा है उस समय। गौरवशाली इतिहास लेके हमको आगे बढ़ना, और उसमें आर्किटेक्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं कहना, मैं क्यों आया, आपको बहुत पावर्स हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, आपकी हालत हनुमान जी के जैसी है। हनुमान जी को बोलना पड़ता था कि आप कितने महान हो, कितने बड़े हो, तब उनको अपना विराट रूप समझता था, अदरवाइज पिग्मी छोटे थे। यू आर ट्रमेंडस पावर्स, ट्रमेंडस कैपेसिटी, आपको कम अधिकार है क्या? आपकी ड्यूटी है, आप अपने को खाली, आपका वकील का रोल नहीं है, ये ध्यान में रखिए कभी भी। यू कैन नेवर बी वन साइडेड, यू आर एम्बुड्समैन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्लाइंट का ठीक है, उसको बनाना है, उसको सर्विसेज आप दे रहे हो, पर इन द इंटरेस्ट ऑफ योर टाउन, इंटरेस्ट ऑफ योर सिटी, इंटरेस्ट ऑफ द रूल्स, whether everything is observed or not. आज की घटना, आप सब लोग टीवी देख के आए हो, 2 बड़े टावर्स 40 फ्लोर के जमीन दोस्त करे गए। प्रतिक्रिया, मुझे एक ने पूछा आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये टावर्स का? मैंने कहा मेरे लिए दोनों है, विषाद और हर्ष का विषय है। विषाद भी है, हर्ष भी है। पहला तो ये इलीगल बन कैसे गया, कौन कौन इन्वॉल्व थे? मेरे ख्याल से मैनुअल जो अभी बना है स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो इस तरह के इलीगल टावर बन नहीं पाएंगे। सो स्ट्रिक्टली दिस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, ये ध्यान में रखिए। ये आप लोगों के लिए छोटा मोटा
चीज नहीं है। ऐसा समझो आपकी गीता है, ये गीता है, ये मैनुअल 4 पार्ट में है, इसको रिजिडली फॉलो करना एज फार एज पॉसिबल, डोंट ट्रेवल बियॉन्ड दिस। इसमें रूल्स रेगुलेशन आई थिंक एलेबोरेट एवरीथिंग इज देयर, यू नीड नॉट ट्रेवल आउटसाइड दिस। चौखट में अपने को बांध के रखो, कहीं गलती ना हो जाए। शहरों का मैंने कहा ना, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से शहरों का आपका काम है डिजाइन करने का। मैंने एक किताब पढ़ी, दैट इज ए फैक्चुअल हिस्ट्री बुक, और कोटा सिटी आप सब जानते हैं राजस्थान का। तो नया कोटा, उस जमाने में महाराजा थे, कोटा के महाराजा, राजा और रजवाड़ा का समय। तो उस समय महाराज तो रहते थे, पर उनको असिस्ट करने के लिए, जैसे कि आज जमाने में चीफ सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं ना, तो रेजिडेंट देते थे आपको रियासतों के साथ में। अंग्रेजों के रेजिडेंट रहा करते थे उस जमाने में, आपको मालूम होगा। तो एक रेजिडेंट थे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हुआ कि नया कोटा बनाया जाए। रेजिडेंट थे, लंदन से आर्किटेक्ट आए, आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, बड़ी रोड बनी नए कोटा की, ब्रॉड, दोनों तरफ दुकानें, 200 दुकानें उधर, 200 दुकानें इधर, रोड के दोनों तरफ, वेल प्लान्ड बनाना है। तो दुकानें अलॉट हो गई बिजनेसमैन को, सबने अलॉट कर लिया, दुकानें लेना है, मार्केट में शिफ्ट होना है। अब प्रॉब्लम क्या था, ह्यूमन नेचर है, मार्केट में जब एंट्री होती है वहां से, तो पहले की जो 40, 25, 30 दुकानें हैं वहां पर कस्टमर चला जाता है और वहीं ले लेता है, आगे के जाता ही नहीं। तो ये हुआ कि ये दुकानें सबके लिए झगड़ा होने लग गया कि ये दुकानें होना। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि लॉटरी से अलॉट करो, मैटर एंड देयर, जिसके भाग में होगा, किस्मत में होगा, वो उसको मिल जाएगा। 400 दुकानें बराबर है। दरबार में लॉटरी का दिन आया, टाइम वाज गिवन 11 o'clock, 11:30 बज गया, कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। क्या किया जाए, भेजा गया। तो बोले भाई कुछ एग्रीमेंट के बारे में तकरार है, बोले बुलाओ। 5 लोग आए, बोले साहब ये एग्रीमेंट में बाकी तो सब ठीक है, एक कंडीशन हमको मंजूर है। मंजूर नहीं, क्या कंडीशन? कंडीशन ये थी कि हर दुकान के सामने एक पीपल का झाड़ लगाया जाए, उसको नर्स किया जाए, गार्ड लगा के उसको बचाया जाए बकरियों से, जानवरों से, और उसको पानी डालना, करना, नर्स करना, बड़ा हो जाएगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज द कंडीशन विद द एग्रीमेंट। साहब बोले हमको ये मंजूर नहीं। तो बोले क्यों, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अरे भाई आपकी दुकान के सामने झाड़ लगाना, झाड़ बड़ा होगा, छांव आएगी, आपकी दुकान ठंडी रहेगी। राजस्थान इतना गर्म है वेदर के हिसाब से, तो बोले साहब वो बात ठीक है, परंतु पीपल का झाड़ को हम देवता मानते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के झाड़ की पूजा होती है, भगवान स्वरूप मानते हैं, और इसके सामने हमारी दुकान, हमको तो झूठ बोलना पड़ता है। कोई कस्टमर आता है, उसको हम बोलते हैं भैया 90 रुपीज़ 95 में मैंने लाया हूँ, तेरे को 100 रुपये में दूंगा, मेरे को 5 रुपये तो मिलते हैं, जबकि मैं लाता हूँ 50 में। तो झूठ बोलना पड़ता है। पीतल भगवान के सामने स्वरूप मानते हैं, इसके सामने झूठ बोलना, तो ये झाड़ हम नहीं लगाएंगे। रेजिडेंट बोले प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। रेजिडेंट समझदार थे, ओके ओके पीपल का नहीं चाहिए, नीम का चलेगा? हाँ बोले नीम का चलेगा। एग्रीमेंट हो गया, नीम का झाड़ लग गया, एग्रीमेंट हो गया। लाइक आर्किटेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, आप आपका माइंड से नहीं कर सकते। आप जिसका भी काम हाथ में लेते हो, वैसे उसका पर्सनैलिटी देखो, उसका कल्चर देखो,
उसके हैबिट्स देखो, उसके हिसाब से उसका मकान में वो, ये सीमेंट कंक्रीट और सब चीज़ों का मकान नहीं है, पत्थर वगैरह का। उसमें एक घर बना रहे हो आप, वो घर में आप एक अच्छे गृहस्थ को रह रहे हो, वातावरण सुंदर रहे हमेशा, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो उसमें हर एक है ना, पंजाब में अलग है, कहीं घर पे पूजा घर बनाना पड़ता है, कहीं छोटा सा गुरुद्वारा भी बनाना पड़ता है, कहीं कुछ बनाना पड़ता है। तो ये मतलब व्यक्तित्व का विकास हो, इस तरह का घर आपको बनाना। ये खाली सीमेंट कंक्रीट और एक बढ़िया मैन बना दिया, ब्यूटीफुल दिखने में एक बार सेप दिया, दैट इज नॉट एनफ। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना है, उसमें आपका व्यक्तिगत इंटरेक्शन। अब शहर देखो कितना परिवर्तन है शहरों में। मैं तो थ्रू आउट द कंट्री मूव किया हूं। आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्वाइस, एमएलए रहा, पार्लियामेंट में रहा, फिर ट्वाइस एमएलए, देन मिनिस्टर आल्सो इन महाराष्ट्र, देन 4 स्टेट्स में गवर्नर है, पूरा इंडिया में घूमा। मैं प्रॉब्लम कैसे आते हैं, आई वॉज अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, मेरे पास मिनिस्टर मुंबई का। मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए, एज ए मिनिस्टर आई शुड डू समथिंग। ये स्लम में बेचारे रहते हैं, धारावी विजिट किया, धारावी सबसे बड़ा स्लम है आज भी इंडिया का, धारावी विजिट किया मुंबई का, आई वॉज मिनिस्टर। मैंने कहा ये लोग रहते हैं कुछ भी, इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर आई गेव द ऑर्डर कि जिस झोपड़ी में रहते हैं उससे बढ़िया तो ऐसा है कि एक रूम का, उसमें सामने बरामदा हो, पीछे किचन हो, एक टॉयलेट हो, इस तरह के इनको बना के मल्टी स्टोरी बना दो, 5 स्टोरी का, आराम से रहेंगे। बहुत कम जगह, बाकी जगह बचेगी उसको बेच देंगे, उसमें खर्चा लग जाएगा। मतलब वी नीड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट वाज माय आइडिया, एवरीबडी अप्रूव्ड। बट मेरे हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर, आई रिमेंबर हिज नेम वाज मदने और समथिंग, ही रजिस्टर्ड, सर ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए, आप अड़ंगा मत डालो। उन्होंने कहा जब एक शुभ काम के बीच में आप मतलब कुछ भी लगा देते हो, आपकी आदत है ऐसा। 2-3 बातें भी, ही वॉज द नेक्स्ट ऑफिसर टू द मिनिस्टर, सुना दिया। तो बोले सर कैन यू वेट फॉर 1 वीक। मैंने कहा यार 15 दिन, इतने दिन किए, 15 दिन वेट कर लेंगे। तो बोले 15 दिन के बाद में आप जो डिसीजन दोगे हमको मंजूर। देन ही ब्रॉट ए बुक फ्रॉम चाइना, बुलाया उन्होंने, कहीं पढ़ा होगा, मेरे ढूंढने में टाइम लगा। चाइना की किताब में फोटोग्राफ मेरे को दिखाए, कॉलोनीज, 5 स्टोरीज 6 स्टोरीज, जो मेरा कंसेप्ट था वही कॉलोनीज बनी, बहुत कॉलोनी, एक में 1000 टेनामेंट, ऐसे 10-20। वो एक रूप बताया, बोले साहब ये बनाया चाइना ने। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले आप पेज पलटो, आगे का देखो। आगे उनको डेमोलिश हो गया, जैसे आज का हुआ ना। अरे मैंने कहा ये क्यों डेमोलिश? बोले वहाँ पर 4 साल के अंदर डेमोलिश करना पड़ा उनको। मैंने कहा क्यों? रह नहीं सकते लोग वहाँ पर, फैमिलीज रहती थी, लेबर क्लास के जाते थे, कई मर्डर हो गए, बरसों लाशें पड़ी रहती थी, मालूम नहीं पड़ता था, कई जैसे रिलेशन हो गए, उसमें झगड़े होते थे, कई मैरिजेज टूट गई, सोशल प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गए। देन अल्टीमेटली चाइना हैड टू डेमोलिश। देन आई अबेंडन, दैट इज आई एम टेलिंग यू, इन 1982 हमने किया था। और अब सुनने में आया है कि फिर से बनने की कोशिश हो रही है। आई डोंट नो हाउ दे विल बी सक्सेसफुल, आई वाज नॉट कंसल्टेड। फिर भी कभी मिलूंगा किसी चीफ मिनिस्टर से, उसको बताऊंगा कि भाई मत कर, मैं करते करते रह गया, ये हालत हुई थी। हैं ये उठापटक करना जब समझ में आया, मतलब आर्किटेक्ट हैज टू गाइड आल्सो, यू शुड नॉट कंप्रोमाइज, कम व्हाट में। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पावरफुल मिनिस्टर, और वो मेरा डायरेक्टर अड़ गया, साहब नहीं कर सकते साहब आप, ये बहुत लाया। वो देखते ही मैंने बोला यस यू आर करेक्ट, नहीं करेंगे भाई, अबंडन। ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो आर्किटेक्ट को कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ता। और थैंक्स टू आर्किटेक्ट ऑफ माय कंट्री, हेड्स ऑफ टू देम। देश स्वतंत्र हुआ, 30 करोड़ की पॉपुलेशन,
और आज 130 करोड़ की पॉपुलेशन, शहर बनाए हैं, डिजाइन किए हैं, एक्सपांड किया है, सब आर्किटेक्ट लोगों ने किया। और भी आगे बढ़ेगी, प्लानिंग करिए। वर्टिकल जाने की बजाय है, दिस इज ए डिस्प्यूटेड है, वर्टिकल जाना कि हॉरिजेंटल, ये डिबेटेबल इशू है। पर आई एम ऑफ द व्यू कि देयर इज ए लिमिट। आज का देख के तो मेरी आंख खुल गई। 40 क्या मतलब है, 40 फ्लोर 30 फ्लोर, कोई कंपटीशन थोड़ी करना है। थोड़ा दूर जाइए, कन्वेंस के साधन बने, आजकल मेट्रो वेट्रो खूब बन रहे हैं, है कि नहीं। बम्बई में भी एक जमाने में बम्बई क्या था, हैं कितने सबर्ब जुड़ गए मेट्रो से। वैसे ही आगे यदि एक्सपांड हो हॉरिजेंटल, इन माय ओपिनियन दैट इज बेटर, बट दैट इज ए डिबेटेबल इशू। दोनों पॉइंट हैं उसके, दोनों पॉइंट ध्यान में आते हैं। और दूसरा, बट लास्ट, एज आई टोल्ड यू, यू आर एम्बुड्समैन। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हाउसिंग एक्टिविटीज, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग बोर्ड्स, इनमें एलिमिनेट द करप्शन। यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन डू इट द मोमेंट यू डिसाइड। करिए। और परिषद इफ हैज पावर्स, मैं कह रहा हूँ एक स्टार्टिंग करो। आज का सीधा है, प्रूफ की जरूरत नहीं। 40 मंजिला मकान डेमोलिश हुआ है, अनऑथराइज्ड हुआ है, किसी आर्किटेक्ट ने तो बनाया है ना, है कि नहीं। आर्किटेक्ट के बिना डिजाइन कौन करेगा। तो यदि ऐसा है, पहला स्टार्टिंग करो, उसको जात बार कर दो, जात बार। स्ट्रिक्ट डिसीजन जब तक आप लोग नहीं लोगे, हैं होती ना ग्रैनी, गेहूं साफ करती है, कंकर होता है निकाल के फेंक देती है। दैट यू हैव टू डू। आपकी परिषद को आगे करना है तो बहुत बड़ा काम आपने हाँ किया है आज। मैनुअल जरूरत था। मैं जो कुछ भी बोलना है मेरे शब्दों पे ध्यान हमेशा रखिए। और जैसा कि आपकी बहुत बड़ी ताकत है, इनको पालन करिए, चलिए। और ना बोलने की भी आदत रखिए। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। और आखिर में देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हम सबको, गरीबों के लिए सबको छत मिले, घर मिले, कम कॉस्ट के घर हम कैसे बना के सब लोगों को दे सकते हैं। ये भी एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने है। इसको भी सोल्व करने के लिए आगे आइए। कुछ रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च करिए, नया बना के दीजिए, जिससे सब तरह से बनाए, शहर नए बने, सुंदर बने। और सुंदर शहर कैसे बन सकते हैं, कैसे रुकावट आ सकती है, इन बातों का ध्यान करते हुए हर जगह आप आए हैं, बाहर से, हर कोने से आए हैं, अपने शहर के प्रांत की जिम्मेदारी लीजिए। जहाँ भी गए पैनी नज़र रखिए, ये शहर कैसा है, इसमें क्या कमियां हैं, करिए, जॉट डाउन करिए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दीजिए, लोगों को जागृत करिए। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। खाली टेबल वर्कर चैम्बर में लिमिट अपने को मत करिए। फील्ड में भी, फील्ड में जाते ही हो आप, मकान बनाए इंस्पेक्शन करने को जाते हो, देखते हो सब स्टैंडर्ड है कि नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, मटेरियल ठीक यूज़ हो रहा है कि नहीं, आप सब काम करते हो। वैसे ही बिना अर्थ के भी रखिए। शहर में, नए शहर में गए, इस शहर में क्या कमियां हैं, इस शहर में हमारे शहर से क्या कंपैरिजन है, इन बातों का ध्यान में रख के आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, और भी अच्छा करो। जिम्मेदारियां अपने आप लो। आपको कौन जिम्मेदारी देगा, अपने आप लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, समवेता युत्सव है। धर्म का क्षेत्र में जिस तरह से हुआ, परवाह मत करिए, ना बोलना सीखिए, ओपनली बोलिए कि गलत काम कर रहा है तो रहेगा। आप लोगों ने मन में तय कर लिया, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।
ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। रोड बनाने से लेके नए शहर का निर्माण करने से लेके मकानों का डिजाइन करने से लेके नए नए चीज़ों में, उसका ध्यान में रखो। पुनः मैं रिपीट करता हूँ, 2 मुद्दे, करप्शन, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। कहीं भी सब स्टैंडर्ड मत चलने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, स्पेशली पैनी आँख रखिए, बढ़िया बने, ऐसा ना हो। अखबार में पढ़ते हैं कुछ दिन पहले फ्लाईओवर बना, 6 महीने के अंदर गिर गया। अरे गिर गया मतलब क्या कर रहे थे हमारे आर्किटेक्ट, क्या कर रहे थे, कैसे सर्टिफाई हो गया, ओके कैसे हो गया, बिल कैसे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो गया, ये सब प्रॉब्लम। आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पूर्ण रूप से सफल हो, भारत के निर्माण में आपका महती योगदान हो। इन शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विधिवत रूप से धन्यवाद के लिए अब मेरा सादर आग्रह है वाइस प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट सपना जी, इनके विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि शी इज़ द फर्स्ट लेडी जो कि चीफ आर्किटेक्ट पंजाब हैं। आपसे पहले कोई महिला चीफ आर्किटेक्ट नहीं बनी थी इस जोन में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैम आपसे गुजारिश कि आप आएँ और मुख्य अतिथि एवं सभी पधारे मेहमानों का धन्यवाद कहें। Thank you so much, Puneet, but there's a little correction. I think she said first only lady chief architect, but we had so many ladies. She meant, I think, vice president in the Council of Architecture. Thank you, Panita. Thank you. Yeah. Good evening, everyone. Very warm greetings. On behalf of Council of Architecture, I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Governor of Punjab and Administrator UT, Shri Banwari Lal Purohit ji. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time for us and for your inspirational words. Sincere thanks to our guest, Principal Secretary to Governor Shri Bala Murugan ji, and our very, very senior architect from Chandigarh, Shri S.D. Sharma ji. Thank you so much, sir. Thanks to my seniors, my colleagues, head of institutions, my friends, and I can see so many retired chief architects sitting in front of me and very renowned architects. Thank you so much. Thank you each one of you for joining us, and thanks to our President of Council of Architecture, Architect Habib Khan, and EC members, Architect Vaidyanathan from Puducherry and Architect Nandlal Chandel from Shimla, for making this event a grand success. Special thanks to all my dear colleagues who have traveled all the way from Puducherry, Maharashtra, Himachal, Haryana, Uttarakhand, and Punjab. Thanks to all the members of MAP Committee, Manual of Architecture Practice. I would like to take names of this committee, I think probably because they have done really, because I have witnessed them working throughout. It was about 72 Saturdays. They all are practicing architects from Mumbai, from Kerala. We had very senior architects from Trivandrum, Architect Mahesh. Then we had 3 very renowned architects from Mumbai, Architect Sandeep Shikhre, Architect Prashant, Architect Salil. And then Architect Manoharan from Chennai, Architect Vaidyanathan from Puducherry, who was the convener of Manual of Architecture Practice. And of course, Architect Kapil Setia, Chief Architect Chandigarh, and he's Architect Vaidyanathan, who especially come from Puducherry. He's the convener of this Manual of Architecture Practice. And trust me, friends, it's not easy. It was actually not an easy task at all. You know, they are all very busy architects, and they actually put 4 to 5 hours every day. You know, there were so many discussions, arguments, and now this manual is in front of you. I'm sure it will be very, useful and helpful. And when we were just coming inside the hall, Governor Sir added
कि ये एक मार्गदर्शन है जो आप आर्किटेक्ट्स के लिए कर रहे हैं. So it's a directional path for all of us. And thanks to all those who have contributed immensely to make this event happen. I'm sure this Manual of Architecture practice will prove to be the landmark in our professional journeys and help India move into a developed world on this special occasion of Azadi Ka Amrut Mahotsav. Special thanks to architect Manmohan Khanna, founder chairman of IIT Chandigarh chapter, chairman Triple ID Chandigarh chapter, for his immense contribution and support during this event. And thank you to dear Punita, who was there with us throughout the event, and members of media, team from Hotel Mount View for handling the event so beautifully. Thanks to all those who rendered their services from audio, from video to videography, and for everyone to know this, we are live streaming in CUA Social, Facebook, and YouTube also. And before I end, I would like to tell everyone that we have this link which is there on the website where you can book, you can buy this Manual of Architecture practice. And for any other help or support you need, we have a team from Council. We have Deepak Singh and Shankar from Council of Architecture Office. And thank you to team of Hotel Mount View for handling the event so beautifully. And thanks to all those who rendered their services and everyone behind the scenes in conducting this launch of Manual of Architecture practice in Chandigarh. And now I would request everyone to please stand for National Anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I would like to add, sorry, I missed, architect Uppal ji was also a very major part of our team. Thank you so much. Jai Hind. And I would request everyone to please, we have arranged tea for all of us, so please have tea with us. And thank you so much again.